Namaste everyone. As promised, I am here with the review for the latest movie, which is a lot talked about these days, the Sabarmati Report. इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, हालांकि सबको पूरी कहानी या पूरा नरेशन तो पता ही है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम स्पॉयलर्स आए, बट स्टिल कुछ स्पॉयलर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, सो दैट्स अ डिस्क्लेमर। और उम्मीद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो विद दैट ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साबरमती रिपोर्ट के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया गया था, फिल्म की का प्लॉट या फिल्म की कहानी बेस्ड है 2002 गोधरा ट्रेन ट्रेजेडी की वजह से। ये उस समय की बात है जहाँ की एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से निकली थी गुजरात जाने के लिए, उसे गोधरा में जला दिया गया था। उसके 2 डब्बे खास करके S6 और S7 पूरी तरह से जल चुके थे। इस इवेंट में या इस ट्रेजेडी में 59 लोगों की मौत हुई, जिसमें से कई की थी। इस ट्रेजेडी को के बाद गुजरात में जगह-जगह पे दंगे हुए और उसके बाद काफ़ी समय तक ये सिचुएशन या ये जब कहा जा सकता है कि बहुत ही माहौल ख़राब रहा था पूरे स्टेट के लिए। फिल्म की शुरुआत विक्रांत मसीह के कैरेक्टर से होती है। विक्रांत मसीह समर नाम के एक रिपोर्टर को प्ले करते हैं जो हिंदी जर्नलिस्ट थे एक न्यूज़ चैनल के लिए। न्यूज़ चैनल पे हम बाद में आते हैं। 2007 से इस कहानी की शुरुआत होती है, जबकि एक कोर्ट केस में उसे बुलाया जाता है ये कहने के लिए कि समर पूरे के पूरे 2002 की जो ट्रेजेडी थी उसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की बातें समझ आगे ला रहे हैं जिससे कि कम्युनिटीज़ के बीच में दंगा भड़क सकता है। उसके बाद समर बताते हैं फ्लैशबैक में कि कैसे 2002 के उस दंगों ने, कैसे 2002 में जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी, ट्रेन मैसेकर हुआ था रादर, मैं तो उसको उसी तरह से बोलूँगी, उसने ना सिर्फ विक्टिम्स की और उनकी फैमिलीज़ की बल्कि खुद विक्रांत मैसी के कैरेक्टर समर की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी हुआ। अब जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, स्पेशली हम सब ने हम में से कई ने इस मोमेंट को जिया है। वी वर ग्रोन अप्स या एटलीस्ट इतने बड़े तो थे कि हम सब समझ सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबली वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ अस। तो इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि इस पर अगर कोई फ़िल्म बननी चाहिए थी और अगर बनती है तो वो किस तरह से बनी, और उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम ये देखना था। स्टार्टिंग में 2002 में जब विक्रांत मसीह का कैरेक्टर अपनी एक सीनियर इंग्लिश जर्नलिस्ट के साथ वहाँ पहुँचता है तो और वो थोड़ी-मोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था। स्पेशली इसलिए क्योंकि सिर्फ़ 2 बोगियाँ चली थी और ये पॉसिबल नहीं था कि इतना ईज़िली बाकी सारी बोगियाँ फ्रीली निकल जाएँ और 2 बोगियों में इतना भयंकर हादसा हो जाए। अ, तो अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाया जाता है कि विक्रांत मासी का कैरेक्टर, या जो अब मैं समर ही उसको बोलूँगी, समर का जो न्यूज़ चैनल था वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर न्यूज़ चैनल था और वो नहीं चाहता था कि किसी भी कम्युनिटी को झूठ-मूठ कर डेमोनाइज़ किया जाए या किसी कम्युनिटी को झूठ-मूठ की किसी प्रॉब्लम्स की वजह से बोन करना पड़े। अब हालाँकि ये एक आगे चल के वो क्लियर भी कर देते हैं कि ये सब कुछ एक शैम है और प्रैक्टिकली वो अंदर ही अंदर कुछ पॉलिटिशियंस से, या आप ये कह सकते हैं कि एक नैरेटिव को प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खैर ये एक इसका टॉपिक था। इंटरेस्टिंगली जो ये समर का न्यूज़ चैनल है उसका नाम था ईबीटी न्यूज़ चैनल। लेकिन अगर आप फ़िल्म को देखिएगा आपको विदिन 10 मिनट समझ में आ जाएगा कि वो किस न्यूज़ चैनल को दिखाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक हमें नाम लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप समझ जाइएगा। मतलब थोड़ा-मोड़ा अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाया जाए, जैसे उसने 3 लेटर का वर्ड किया है, आप 4 लेटर का बना लीजिए, ई को मतलब क्या इन से बदल लीजिए, डी को बी से बदल लीजिए, मतलब थोड़े-मोड़े आगे-पीछे की अगर कॉम्बिनेशंस किया करिएगा, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये कौन से न्यूज़ चैनल की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, जो उस न्यूज़ चैनल का हेड दिखाया है इन्होंने, रमन नाम है इस कैरेक्टर में उसका, वो कैरेक्टर का लुक्स भी बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि इसी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े पत्रकार से मिलता-जुलता या इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट फर्स्ट नज़र देखने पे तो आपको उन्हीं की याद आ जाती है। सो आई गेस ये बहुत ही इंटेंशनली उन्होंने लाया था, बट दे जस्ट रिफ्रेन्ड फ्रॉम नेमिंग इट करेक्टली। तो खैर ये वही न्यूज़ चैनल है जो रिसेंटली लिटरली बिक गया था और उसके बाद सबको लगने लगा कि हमारी पत्रकारिता भी खतरे में आ गई है। सो ठीक है, लेट्स गेट आउट ऑफ दैट डिस्कशन नाउ। तो यहाँ पर जब इस चैनल
के लोग, यानी कि जो इस चैनल की जो सीनियर जर्नलिस्ट थी, मनिका नाम था उसका, एंड शी वाज एक्चुअली हेडिंग दैट एंटायर इन्वेस्टिगेशन इन गोधरा, और समर का कैरेक्टर उनको सपोर्ट कर रहा था, असिस्ट कर रहा था। तो जब मनिका ये रिपोर्ट करती है कि ये ट्रेन ट्रेजेडी था और एक्चुअली एक्सीडेंट था, तो समर को बड़ा अजीब लगता है। और जस्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन, मनिका का कैरेक्टर रिद्धि डोगरा ने प्ले किया है, एंड शी हैज मार्वल्ड इट अ लॉट। आई वाज कंप्लीटली इन ऑ विद हर। और खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कैरेक्टर जब समर का कैरेक्टर ये देखता है कि इतनी झूठी रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता, गो अगेंस्ट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो न्यूज़ चैनल है वो उसको सैबोटाइज करता है, और मतलब आगे की कहानी फर्स्ट हाफ बहुत हद तक उसके साथ क्या क्या होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो सच जानना चाहता था, वो इन 59 जो विक्टिम्स हैं उनके लिए खड़ा होना चाहता था। इसी वजह से बहुत ही बुरी तरह से उसको सैबोटाइज करते हैं। समर जो है वो सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, इन विक्टिम्स की सच्चाई, इन विक्टिम्स की कहानी सबके सामने बताने की कोशिश करता है, और इवेंचुअली सक्सीड करता है, नहीं करता है, उन सब पर ये पूरी की पूरी फिल्म बेस्ड है। और लास्ट मोमेंट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, आपको मतलब आई नॉट से कि वो सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, कितनी सारी बातें उसकी सही होती हैं, कैसी होती हैं, वो सब कुछ हम आप कह सकते हो कि फिल्म में आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे। इस पूरी जर्नी में उसको सपोर्ट करती है ईबीटी न्यूज़ चैनल की जो सबसे नई रिक्रूट लेकिन एक प्रॉमिसिंग करियर ओरिएंटेड गर्ल है, जिसका कैरेक्टर राशि खन्ना ने प्ले किया है, और उसका नाम है अमृता। अमृता और समर मिलके फिर से गोधरा में किस तरह से उन लोगों की सच्चाई सामने लाते हैं, ये सेकेंड हाफ में आपको दिखाया गया है। तो दिस वॉज बेसिकली द प्लॉट ऑफ द फिल्म। अगेन स्पीकिंग, फिल्म का प्लॉट जबरदस्त था, इतना अच्छा प्लॉट था फिल्म का, इतनी मतलब अबाउट अ जर्नी, अबाउट अ इवेंट जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया था, समथिंग जो कई दिनों तक हम सब ने इनफैक्ट उस मोमेंट को सहम के डर के जिया था। उस कहानी को की लाइफ की वजह से लाइफ में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं, एक कॉमन जर्नलिस्ट को ये बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था, और साथ ही साथ आप पैरेलली जो आपकी जो इवेंट है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्लॉट के एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी हो गई। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा एस्केपिस्ट बनना चाहते थे, या थोड़ा सा थोड़ा सा चाहते थे कि बड़ी बड़ी जो इवेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लिए जाए, इस तरह से करके निकालें, तो जिसकी वजह से जो क्या कहा जाए, जो बहुत सारे इवेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इस एपिसोड को लेकर के, वो पूरी तरह से एक पासिंग रेफरेंस बन गया इस फिल्म में, जो कि बड़ा ही तकलीफ दे लगा मुझे। आई नॉट से कि वो कमी थी फिल्म की, लेकिन वो फिल्म में ना दिखा पाना, मुझे उसकी वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नहीं मिला। दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। और इसमें सबसे बड़ा इसमें से जो मुझे मिसिंग लगा इस फिल्म से वाज द बैनर्जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। 2006 में बैनर्जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो एक्चुअली एक इंटरनल फायर था। एक ट्रेन के अंदर शायद कुछ लोग खाना बना रहे थे, जिसकी वजह से आग लग गई। ये इस बात को लेकर के जो उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट में, श्री लालू प्रसाद जी, उन्होंने इस बात को बहुत ही हाईलाइट किया था और जगह जगह पे प्रेजेंट किया था कि किस तरह से गुजरात को कम्युनलाइज किया गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट। इस रिपोर्ट को उसी ट्रेन एक्सीडेंट, सपोजिटली उस समय जो एक्सीडेंट क्लेम किया जा रहा था, कि एक विक्टिम श्री नीलकंठ तुलसीदास भाटिया जी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये रिपोर्ट ना ही किसी तरह से भी वॉइड है। आई मीन ये रिपोर्ट का कोई सेंस नहीं बनता, ये कंप्लीटली वॉइड है। इन फैक्ट ये पूरी की पूरी कमिटी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस रिपोर्ट्स में जो बहुत सारी कमियां भी पाई गई थी, और उसके फाइंडिंग्स को पूरी तरह से गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और उस कमेटी के कंस्ट्रक्शन को, फॉर्मेशन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। तो ये फिल्म इस कमेटी की फाइंडिंग्स को जरूर मेंशन करती है, जहां लेकिन कि लोगों को कहना है कि कुछ लोग खाना बना रहे थे, उसकी वजह से ये आग लगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो जरूर मेंशन करती है, लेकिन ना तो रेलवे मिनिस्टर की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी और किस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया था ये बताया, और ना ही गुजरात हाईकोर्ट की जो थिंकिंग थी, या गुजरात हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी गवर्नमेंट को, उसको बताया गया। तो ये एक बहुत बड़ा यू कैन से पोजीशन इस पूरे केस का पूरी तरह से मिसिंग था। यहाँ से आगे चले तो इस फिल्म के फर्स्ट हाफ से मुझे थ्रू आउट प्रॉब्लम रही। फिल्म का फर्स्ट हाफ
जैसा मैंने कहा, ज़्यादा फ़ोकस करता है समर के कैरेक्टर पे कि समर के साथ क्या-क्या बुरा हो रहा है, बिकॉज़ उसने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत की एट प्लेस जहाँ सारे लोग एक नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे थे। बट उसकी वजह से जो फ़िल्म का फ़ोकस होना चाहिए था, द विक्टिम्स एंड द स्टोरीज़ ऑफ दैट विक्टिम, उसने एक बैक सीट ले ली, एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। दूसरी बात जो बड़ा अजीब लगा मुझे कि उस कि पता नहीं ये क्या चाह रहे थे, बट उन्होंने गुजरात के उस समय के सीएम, हम सब जानते हैं कि उस समय के जो सीएम कौन थे गुजरात के, आई डोंट नीड टू मेंशन इट अगेन, उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लगता है कि उस समय के जो सीएम थे वो एक बहुत ही अच्छे सीएम थे, वेल एंड गुड, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इस फ़िल्म ने मुझे लगता है 10 से 15 मिनट ये बताने के लिए बताया है कि गुजरात किस तरह से डेवलप हो चुका था पिछले 5 सालों में जब से ये नया सीएम आया था। यहाँ तक कि एक सीन तो यहाँ ये भी जाता है कि कुछ लोग ईबीटी न्यूज़ चैनल वाले मिलने जाते हैं सीएम से, तो सीएम खुद नहीं आते हैं, वो अपने किसी एक आदमी को या किसी एक सबॉर्डिनेट को भेज देते हैं, और बैकग्राउंड में समर कहता है कि ईबीटी न्यूज़ वाले ये नहीं जानते थे कि अब जो सीएम है वो उनकी तरह सच छुपाता नहीं है, सच दिखाता है, ये उनकी तरह गीदड़ नहीं है, एक शेर है। आई मीन ठीक है, आपको उस समय के जो सीएम थे उनका रिस्पेक्ट करना है, एंड इट्स वेरी गुड, आप डेफिनिटली ही इज अ ग्रेट पर्सन, आप उनको रिस्पेक्ट करो, लेकिन एक फिल्म में इस तरह से एक्सप्लिसिटली बोलना और ये दिखाना कुछ हद तक एक मैं कहूँगी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एड ज़्यादा लग रहा था एज कम्पेयर टू अ मूवी विच इज़ बीइंग मेड ऑन सच अ सेंसिटिव एंड सच अ इम्पोर्टेंट इशू। तो वो पार्ट मुझे थोड़ा सा यूजलेस लगा। अ, आगे जाएँ तो थोड़ा इसको सटल मुझे लगता है करना चाहिए था। दूसरी बात कि एक फ़िल्म में बार-बार जो ये नैरेटिव ला रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई। अब यहाँ पे इस फ़िल्म में ये दिखा रहे थे कि बिकॉज़ मनिका एक इंग्लिश जर्नलिस्ट है और वो सीनियर जर्नलिस्ट है, तो इसको समर को बार-बार इग्नोर किया जा रहा है बिकॉज़ समर एक हिंदी बोलने वाला है और हिंदी जर्नलिस्ट का कोई केस नहीं बनता है। नाउ इस फ़िल्म में एक इंग्लिश वर्सेज़ हिंदी के नैरेटिव की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदी जर्नलिज़्म इस देश में सालों से रहा है। और 90s के लेट 90s के और 2000 अर्ली 2000s में तो हिंदी जर्नलिज्म पीक पर था। इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स ग्रूम कर रहे थे, वो सारे के सारे हिंदी ही प्रेज़ेंट करते थे बिकॉज़ हिंदी की रीच ज़्यादा थी। एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स एक एलीट वर्ग को ही को ही आप कह सकते हो कैटर करता था उस टाइम पे। ऐसे में नैरेटिव अगर किसी को कुछ बनाना था तो वो हिंदी न्यूज़ चैनल ज़्यादा बनाते थे एज़ कम्पेयर टू एन इंग्लिश न्यूज़ चैनल। सो ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश बेमतलब की एक बात लग रही थी कि जैसे कि आप बार-बार कह रहे हो कि हमारी हिंदी बैकग्राउंड में चली गई है इन अंग्रेज़ी वालों की वजह से, लेकिन एक दिन फिर हमारी हिंदी आगे आएगी। एंड बहुत ही अजीब टाइप का ये स्टेटमेंट लग रहा था, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ अ न्यूज़ चैनल जिसके एक सबसे फेमस या जो कहा जा सकता है जो फेस ऑफ दैट न्यूज़ चैनल रहे हैं, वो खुद एक हिंदी पत्रकार थे और वो पिछले कई सालों से हिंदी पत्रकार बन के उस चैनल को की टीआरपी ही नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि उस चैनल को बहुत एक होल्ड दे रहे थे, एक फेस दे रहे थे। सो ये एक ऐसा लग रहा था जैसे कि आप आज के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि आज कई लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदी इज टेकिंग अ बैकग्राउंड, तो उस या बैक सीट या हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू शोकेस दैट आई विल स्पीक इन द लैंग्वेज व्हिच मेजॉरिटी पीपल इन माय कंट्री स्पीक्स। तो उसकी उस चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं व्हिच डेफिनिटली हैड नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो 2-3 चीज़ें थी फ़िल्म में या तो ज़बरदस्ती की घुसाई हुई लगी, या तो ऐसा लगा कि जो आपके मेकर्स थे उनको समझ ही में नहीं आया कि मैं एग्ज़ैक्टली मेरा फ़िल्म इतनी देर का 1 घंटे का बन रहा है, मैं बाकी के 1 घंटे में दिखाऊँ क्या? तो कुछ भी दिखा दिया है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट हाफ वाज़ वेरी मीडियोकर। लेकिन फ़िल्म का जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, द फ़िल्म टेक्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड और उसके बाद से इट विल कीप यू हुक्ड ऑन टू योर सीट्स। रियली लव्ड इट और एक-एक नरेशन कई बार आँखों में आँसू ले आता था, एक क्या बोलेंगे गूज़बम्प मोमेंट्स देता था और बहुत ही अच्छा था। एक वन ऑफ द सीन्स जब अमृता और समर एक मोहल्ले में जाते हैं तो जस्ट टू डू सम ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस, तो वहाँ इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था 2007 टी20 वर्ल्ड कप का। एंड देन दे से कि वहाँ के लोग जो थे वो पाकिस्तान चौके छक्के मारता था तो वो खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे, जिस पर थोड़ा अमृता को डाउट होता है और समर कहता है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। बट लेटर दे शोड इट कि इंडिया वो मैच जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है और जो छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, पटाखे चलाने लगते हैं।
नाउ इस सीन को लेकर के कई लोगों ने, कई दूसरे रिपोर्ट्स या कई जो दूसरे आप कह सकते हो रिव्यूअर्स हैं, उन सब ने कहा है कि ज़बरदस्ती का सीन दिखाने की क्या ज़रूरत थी, तुम कहना क्या चाहते हो? बट पर्सनली आई लव दैट सीन। वो दिखाना एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ, और जिसमें सटल नरेशन की बात करी थी वो मुझे यहाँ नज़र आया। बिकॉज़ इट मेंट दैट इन्होंने दिखा दिया कि जो लोग खुद को बिल्कुल अलग समझते थे या जो लोग इस कंट्री से आइडेंटिफ़ाई तक नहीं करते थे, उस कम्युनिटी या उन लोगों के भी बच्चों में अभी जो वो स्कूल जाते हैं, या वो जो अब सिचुएशन ऐसा उस स्टेट में बन रहा था कि उस कम्युनिटी के बच्चे भी अपने आप को इस देश से कनेक्ट करने लगे हैं, देशभक्त बन चुके हैं। और एक आप कह सकते हो कि अब जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, अब जो वहाँ का सरकार है, अब जो वहाँ का सिचुएशन है, उसने वो अलगाववादी थॉट्स की जो थॉट्स थे उसको धीरे धीरे कम कर दिया है, एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज अ वेरी बिग होप फॉर अस। तो मुझे तो ये सीन बहुत प्यारा लगा था, एंड आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। ओके, आगे चल के फ़िल्म वो सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ अ स्पॉइलर, लेकिन फ़िल्म नानावटी रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, नानावटी रिपोर्ट को उन्होंने मेंशन नहीं किया है। दे नेवर नेम्ड नानावटी एट ऑल। सच पूछे तो उन्होंने किसी भी कम्युनिटी का भी नाम नहीं लिया है। तो उन्होंने सिर्फ दूसरी कम्युनिटी, दूसरे लोग ऐसे, या हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग, ऐसे ही करके पूरा वर्ड्स यूज़ किया है। कहीं पर भी फ़िल्म में किसी को भी पर्सनली अटैक नहीं किया गया विद अ नेम। बट ये नानावटी कमेटी को ही शायद इन्होंने, नानावटी रिपोर्ट को ही इन्होंने शायद साबरमती रिपोर्ट कहा है, और उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से मतलब क्या क्या हुआ होगा। ये क्लियर किया कि कई सारे नैरेटिव्स उस समय फैले हुए थे। इनफैक्ट ये नैरेटिव्स मैंने खुद ने सुने हैं कि एक लड़की थी उस स्टेशन पे, जिसको उस ट्रेन के यात्री खींच करके एक अबडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये दंगा भड़का। या दूसरा कि एक चाय वाले को इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था, इस ट्रेन के यात्रियों ने, इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दंगा भड़का। सो दीज वर द नैरेटिव्स व्हिच वर स्प्रेड अक्रॉस दोज डेज, और उसको इन लोगों ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड द एंटायर ट्रेन बर्निंग एपिसोड वाज प्री प्लान। इन्होंने एक दिन पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी। सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिखाया यहाँ पर। और जिसको कहा जाता है कि जो सॉर्ट ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग जो करवाने की कोशिश की गई थी इस ट्रेन बर्निंग एपिसोड में, उस सारी चीज़ों को इन लोगों ने पूरी तरह से बस्ट किया है कि विक्टिम ब्लेमिंग आज भी होती है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने दिखाया है कि हर चीज़ के लिए आप विक्टिम्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और रैदर आप उसके बैकग्राउंड को एक बार चेक कीजिए, एंड डोंट जस्ट टेक व्हाटएवर यू आर गेटिंग एज अ र्यूमर्स अक्रॉस। और लास्ट सीन इस फिल्म में उस दिन की पूरी हैपनिंग्स कैसे कैसे हुआ होगा वो बताया जाता है विद एवरी मोमेंट, एंड एक्चुअली द लास्ट सीन्स आर अबाउट हाउ इट इज़ हैपनिंग, और वो सीन बहुत ही तकलीफदेह है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर जिसको कहा जाता है कि और सटल दिखाते तो शायद बेटर लगता, बिकॉज आई रियली कुड नॉट सी दैट सीन, और मुझे लगता है कई लोग नहीं देख पाएंगे वो सीन। बहुत ही दर्दनाक सीन था वो। और फिल्म का अंत एक वो करते हैं विद अ लाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द मूवी, दैट ये ट्रेन जली गोधरा में जरूर थी, लेकिन जली इसलिए थी क्योंकि अयोध्या से चली थी। दे नेवर मेंशन कि अयोध्या का इस केस से क्या रिलेशन था डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने फिर बता दिया जब उन्होंने लास्ट में पोस्ट मूवी क्रेडिट्स में ये दिखाया कि 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, और ये फिल्म वहीं पर खत्म करते हैं वो। सो इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया था कि अयोध्या और इस पर्टिकुलर इवेंट का क्या रिलेशन था, और किस तरह से ये आगे चल के बात हुई है। तो मैं फाइनली इस पर ये कहूँगी दैट इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप टू मेक दिस मूवी। और सबसे बड़ा अपलॉड है कि उन्होंने कहीं से भी जिसको कहा जाता है किसी भी सच को ज़रा सा भी दबाने की कोशिश नहीं की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हर चीज़ बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छी तरह से सामने आता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बिकॉज़ यू कैन से ये फ़िल्म थी, मसाला फ़िल्म थी, तो कुछ-कुछ चीज़ें एलिमेंट्स उन्होंने ज़बरदस्ती के ऐड किए हुए थे, लाइक आई ऑलरेडी कि जब इन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, तो ये उससे मिलने चले जाते हैं। नाउ जस्ट बी श्योर अबाउट दिस कि इन लोगों के पास ना तो पुलिस का सपोर्ट था, ना ही मीडिया का सपोर्ट था। ये दोनों सिर्फ़ खुद से ही पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और ये डायरेक्ट चले जाते हैं उस इतने बड़े मास्टरमाइंड के घर में। आई मीन व्हाई डू यू हैव टू गो? आप क्या कर लोगे उससे जाकर के? उससे अगर आप सुन भी लो कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया था, उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? यू नीड टू क्लोज ऑन योर इन्वेस्टिगेशन रादर देन गो एंड टेल दैट हमें पता चल गया कि तुम हो। बट मुझे लगता है ये थोड़ा मसाला मूवी डालने की कोशिश की गई थी, तो दैट्स ओके, चलो ठीक है। ओवरऑल आई लाइक दिस एफर्ट के लिए तो इस फिल्म को पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और इतना बोल्ड होने के लिए इनफैक्ट अदर मूवीज ऑल्सो कुड नॉट बी दिस। इस तरह की कई फिल्में आई हैं और दे कुड नॉट बी दिस बोल्ड द वे दिस मूवी हैव टेकन इट आउट। तो
इस पर अगर मेरी रेटिंग पूछिएगा तो आई गिव इट अ 3.5 आउट ऑफ 5 एंड आप सबसे कहूँगी कि ये फ़िल्म एक बार तो ज़रूर हॉल में देखनी चाहिए और एक्चुअली दिस इज़ अ ऑनेस्ट अटेम्प्ट, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब दिखाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। विद दैट आई गेस आई विल एंड दिस रिव्यू। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है या देखने का प्लान है तो प्लीज़ बताइए कब देखने वाले हैं, और अगर देखी है तो आप बताइए कि क्या मेरी बातें सही लगी आपको या कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने गलत मिस कर दी हैं या कुछ गलत किया है मैंने। और साथ ही साथ आप ये बताइए कि क्या आप चाहेंगे कि मैं पूरे के पूरे गोधरा एपिसोड पर एक डिटेल्ड सेगमेंट करूँ, बिकॉज़ मैं अगर वो करने के लिए आप कहते हो तो मैं उसमें पूरा का पूरा नानावटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, पहले की कौन-कौन सी फाइंडिंग्स आई थी, बैनर्जी रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सब और हाई कोर्ट का जजमेंट सब कुछ कवर करूँगी कि किस तरह से ये पूरा एपिसोड अनफोल्ड हुआ, कैसे-कैसे लोगों के साथ बिहेवियर हुआ और अंत में किसको-किसको सज़ा मिली, किसको-किसको फ्री किया गया। तो ये पूरी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर इस वीडियो के 350 व्यूज़ आते हैं, 350 टू 400 व्यूज़ आते हैं तो मैं ये एपिसोड ज़रूर करूँगी एंड जल्दी ही करूँगी। So please let me know and please share this video with your friends. Let everyone watch it and with that, I guess I'll end the today's episode. Please stay happy, stay contented. अगर और जो भी अच्छा लगे प्लीज़ बताते जाइएगा। Thank you so much.